तो हाल ही में एक ऐसी सलाह आई है जिसने पिछले कुछ दिनों से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। भारत के नागरिकों को आगामी 1 साल तक सोना न खरीदने की बेहद चर्चित सलाह दी गई है। लेकिन सोचिए, इसके पीछे का आखिर अर्थशास्त्र क्या है। सोर्स मटेरियल इस बात की बिल्कुल तह तक जाता है कि आखिर इतनी बड़ी सलाह दी क्यों गई और इसका हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो आइए आज के इस विश्लेषण में इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझते हैं। अब जैसे ही ये बात बाहर आई, अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। घबराहट फैलने लगी कि क्या कोई आर्थिक मंदी आने वाली है या फिर सोने के दाम अचानक से धड़म होने वाले हैं। बाजार गिरने की आशंकाएं पैदा हो गईं और ये दिखाता है कि कैसे आधी अधूरी जानकारी डर का माहौल बना देती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सोर्स मटेरियल इस डर को बिल्कुल सिरे से खारिज करता है। असल सच्चाई तो इस घबराहट के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ भ्रम और सच्चाई के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ वो भ्रम है जहाँ लोगों को लग रहा है कि देश की अर्थव्यवस्था किसी खतरे में है, पर दूसरी तरफ है सच्चाई। सॉस के मुताबिक ये किसी आर्थिक संकट का रूप बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक सोचे समझे मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी यानी एक बेहद महत्वपूर्ण कदम का हिस्सा है। इसे मंदी का संकेत मानना एक बहुत बड़ी भूल होगी। असल में ये अर्थव्यवस्था को एक नई और मजबूत दिशा देने का प्रयास है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और इसके कोर मैकेनिक्स को समझते हैं। आखिर सोने की इस खरीदारी का देश की अर्थव्यवस्था और फॉरेन एक्सचेंज पर क्या असर पड़ता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि भारत पूरी दुनिया में सोने का सबसे बड़ा आयातक देश है। यहाँ सोने की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है। चाहे शादी ब्याह का मौका हो, जहां गहने एक अटूट हिस्सा होते हैं, या फिर एक सुरक्षित निवेश करना हो, सोना हमेशा पहली पसंद होता है। और यही सांस्कृतिक और आर्थिक आदत रिकॉर्ड स्तर पर सोने के आयात यानी इंपोर्ट का मुख्य कारण बनती है। अब होता क्या है, ये पूरी प्रक्रिया एक चेन रिएक्शन की तरह चलती है। देश के अंदर सोने की भारी मांग पैदा होती है। इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार को बाहर से सोना आयात करना पड़ता है। इस आयात का भुगतान अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा यानी यूएस डॉलर्स में करना होता है और नतीजा भारी मात्रा में डॉलर का निकास यानी देश की कीमती विदेशी मुद्रा देश से बाहर चली जाती है। तो अब बड़ा सवाल ये उठता है कि देश की तात्कालिक ज़रूरतें आखिर हैं क्या। सोर्स मटेरियल यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण तुलना पेश करता है। एक तरफ है सोना आयात करना, जो ज़्यादातर व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए होता है, और दूसरी तरफ है देश के लिए बेहद ज़रूरी तेल और बिजली जैसे संसाधनों को सुरक्षित करना। आर्थिक सच्चाई ये है कि वर्तमान में देश को इन अत्यावश्यक संसाधनों को खरीदने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की ज़्यादा ज़रूरत है। सोने से कहीं ज़्यादा देश को इन बुनियादी ज़रूरतों पर डॉलर खर्च करने होते हैं। आइए अब थोड़ा ग्लोबल मार्केट की स्थिति की तरफ नजर डालते हैं। क्या सच में इस वक्त सोना खरीदना एक घाटे का सौदा है? इस वक्त चीन और रूस जैसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय देश पूरी ताकत से सोना खरीद रहे हैं। सोर्स स्पष्ट करता है कि इन बड़े देशों द्वारा आक्रामक रूप से की जा रही इस खरीदारी ने ग्लोबल डिमांड को अस्वाभाविक रूप से बढ़ा दिया है। जब बड़े खिलाड़ी इस तरह मार्केट में उतरते हैं तो बाजार पूरी तरह मैनिपुलेट हो जाता है और फिर आम खरीदारों के लिए कीमतें आसमान छूने लगती हैं। जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। पिछले 8 सालों में सोने की कीमतों में 4 गुना का इजाफा हुआ है। सही सुना आपने, 4 गुना। ये एक बहुत ही विशाल वृद्धि है। इन अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की लगातार खरीदारी के कारण आज सोने का दाम बिल्कुल अपने चरम पर है। इसलिए सोर्स ये पॉइंट उठाता है कि ऐसे आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड मार्केट में इतने महंगे दाम पर सोना खरीदकर आखिर हासिल क्या होगा। जब बाजार इतना अस्वाभाविक रूप से महंगा हो तो खरीदारी से बचना ही समझदारी है। तो फिर सोचिए, क्या होगा अगर दुनिया का सबसे बड़ा खरीदार यानी भारत 1 साल के लिए ब्रेक ले ले। अगर यहाँ के नागरिक एकजुट होकर इस साल बाजार से बाहर रहने का निर्णय लें तो इसका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रभाव कैसा होगा। ये सच में एक दिलचस्प परिदृश्य है जो सीधे डिमांड और सप्लाई के मूल नियम पर प्रहार करता है। इस 1 साल के ठहराव के फायदे कितने बहुआयामी हैं, ये समझना वाकई दिलचस्प है। पहला फायदा, ये भारी मात्रा में यूएस डॉलर्स बचाएगा जो इंपोर्ट में खर्च होते हैं। दूसरा, जब डॉलर बचेंगे तो डॉलर के मुकाबले अपना भारतीय रुपया मजबूत होगा। तीसरा, इससे देश के अंदर महंगाई को कम करने में मदद मिलेगी।
और चौथा फायदा, जब भारत जैसा विशाल खरीदार अपनी मांग कम करेगा तो वैश्विक बाजार में सोने की तेजी से बढ़ती कीमतें आखिरकार मजबूर होकर स्थिर हो जाएंगी। यहाँ मूल बात ये समझनी है कि सलाह सोने को हमेशा के लिए छोड़ने की नहीं है। ये एक बेहद सोचे समझी रणनीति है। सोर्स स्पष्ट करता है कि सलाह सिर्फ थोड़ा ठहर जाने की है। इन अस्वाभाविक रूप से बढ़ी हुई कीमतों के वक्त इंतजार कीजिए। कोशिश ये है कि डॉलर का भाव गिरने दिया जाए, कीमतों को नॉर्मल होने दिया जाए और तब देश वापस पूरी ताकत के साथ बाजार में उतरे। 1 साल बाद यही सोना बेहतर और सस्ते रेट्स पर खरीदा जा सकेगा। और यही बात हमें इस पूरे मुद्दे के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से यानी एक लॉन्ग टर्म विजन की तरफ ले आती है। देखिए, यहाँ इन दोनों रणनीतियों का एक बहुत ही बेहतरीन सम्मिश्रण सामने आता है। शॉर्ट टर्म में सोना आयात रोककर तात्कालिक रूप से डॉलर्स बचाए जा रहे हैं, वहीं लॉन्ग टर्म में यानी 2030 तक सौर ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ईवीज की तरफ बढ़कर तेल पर होने वाले भारी डॉलर खर्च को हमेशा के लिए बचाने की योजना पर काम हो रहा है। दोनों ही मोर्चों पर मूल लक्ष्य एक ही है, डॉलर के निकास को एक व्यवस्थित तरीके से रोकना। आर्थिक कदमों का विश्लेषण एक बहुत ही सकारात्मक और बड़े नजरिए से करता है। जिसे शुरुआत में डर का कारण या आर्थिक मंदी का संकेत माना जा रहा था, सोर्स उसे दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बनने की एक ठोस तैयारी के रूप में पेश करता है। यह निष्पक्ष रूप से दिखाता है कि कैसे इन संयुक्त आर्थिक फैसलों को देश की वैश्विक स्थिति मजबूत करने वाले एक मास्टर स्ट्रोक की तरह देखा जा रहा है। एक कोट जो इस पूरे संदर्भ मटेरियल के मूल संदेश को बखूबी समेटता है, शादी की चकाचौंध से ज्यादा देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सोचिए। ये एक आह्वान है कि लोग अपने तात्कालिक शौक से ऊपर उठकर राष्ट्रीय आर्थिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। ये इस बात पर जोर देता है कि देश का हर एक नागरिक अपने व्यक्तिगत खर्चों के जरिए राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। तो आखिर में इस एक सवाल के साथ आज की ये चर्चा समाप्त होती है। एक आम नागरिक का उपभोग चयन वैश्विक आर्थिक मंच पर किसी देश की स्थिति को किस हद तक बदल सकता है? ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर करता है, क्योंकि ये दिखाता है कि हमारे सामूहिक आर्थिक व्यवहार में कितनी बड़ी ताकत छिपी है। आशा है कि इस चर्चा से इस पूरे आर्थिक मुद्दे के सभी पहलू आपके सामने स्पष्ट हो गए होंगे। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगले विश्लेषण में ऐसे ही किसी और दिलचस्प विषय पर चर्चा करें।